हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल सी प्रोग्राम बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक सैंपल सी प्रोग्राम बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल के रख लीजिए अपने कॉपी में, नोटबुक जो भी आपके पास है उसमें एक हेडिंग डाल के रख लीजिए, सैंपल सी प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई भी सी का प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना होगा हैश। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? हैश। अब इस हैश के साथ हमको लिखना होगा कुछ हेडर फाइल्स। इस हैश के साथ हमको लिखना होगा कुछ हेडर फाइल्स, और हेडर फाइल्स के लिए साथ साथ हमको एक कीवर्ड चाहिए या डायरेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हैश के साथ हम लिखेंगे इंक्लूड। हैश के साथ हम लिखेंगे इंक्लूड। विजिबल है सभी को? इंक्लूड, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। सभी को विजिबल है ये फर्स्ट लाइन, हैश इंक्लूड stdio.h? कोई रिस्पॉन्स दे सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हैश इंक्लूड कोनियो। हैश इंक्लूड, हाँ केस सेंसिटिव है, हाँ लौकिक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये केस सेंसिटिव है। जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, कोई भी इसमें अपर केस नहीं है, ठीक है। कोनियो डॉट एच। तो जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे आपको इन सभी को लिखना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। सर सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है क्या? हाँ केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको कैसे दूं, इसका एग्जांपल जैसे देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा इंक्लूड, सपोज मैंने यहां पर लिखा इंक्लूड, और दूसरा मैंने लिखा इंक्लूड, दूसरा मैंने लिखा इंक्लूड। अब ये दोनों को यदि मैं बोलूं सेम है क्या? नहीं, ये सेम नहीं है। सी क्या मानेगा? सी बोलेगा कि ये दोनों डिफरेंट है ना। ये इंक्लूड अलग है और ये इंक्लूड अलग है। क्लियर हुआ कि सी केस सेंसिटिव है कि नहीं है? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इरेजर का, अच्छा हाँ इरेजर मिल गया, इरेजर का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। ये इरेजर थोड़ा सा स्लो है यहां पर, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो हेडर फाइल लिखे, एक stdio.h और conio.h। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए या उठा भी होगा कि व्हाट इज हैश? ये हैश क्या है? ये हैश क्या है? ये जरूर उठेगा आपके दिमाग में। आया आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज हैश? ठीक है। तो ये जो हैश है, ये हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये जो हैश है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट लाइन है या जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? इंक्लूड है। नेक्स्ट है इंक्लूड। तो इंक्लूड का यूज किस लिए होता है? इंक्लूजन पर्पस के लिए। इंक्लूड का यूज होता है इंक्लूजन पर्पस के लिए, या किसी भी चीज को ऐड करने के लिए। इंक्लूड का यूज होता है इंक्लूजन पर्पस के लिए या किसी भी चीज को ऐड करने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को?
ठीक है, ठीक। इसके बाद, हाँ क्लियर है शायद, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये stdio.h के बाद ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके के क्या लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एंगल ब्रैकेट, इनको बोला जाता है एंगल एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और इसको बोल सकते हो आप राइट एंगल ब्रैकेट। इसी एंगल ब्रैकेट को दूसरे टर्म्स में हम बोलते हैं डीलिमिटर। इसी को हम बोलते हैं दूसरे टर्म्स में डीलिमिटर। अब इसको डीलिमिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डीलिमिटर है इससे ये पता चलता है कि इस stdio.h की जो रेंज है यहां से लेके यहां तक है, इसलिए हम बोलते हैं इसे डीलिमिटर। सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर आता है stdio। stdio का मतलब होता है, stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। जो लोग इस क्लास को शायद मिस कर चुके हैं या फिर प्लीज गो बैक वन स्टेप। हाँ, कहाँ पे जाऊं जयप्रकाश, गो बैक वन स्टेप बोल रहे हो आप? क्या क्या आपको समझ में नहीं आया, कमेंट में बताइए। जयप्रकाश, आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट में बताइए जल्दी। जयप्रकाश, आप सुन रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जस्ट प्रीवियस वन बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, stdio को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ये जो stdio.h है ये एक तरीके का हेडर फाइल है जो कि किसी भी सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जो stdio है किसी भी इनपुट को या आउटपुट को किसी भी सी प्रोग्राम में स्टैंडर्ड फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और ये राइट एंगल ब्रैकेट है। इन्हीं एंगल ब्रैकेट्स को हम कह रहे हैं डीलिमिटर। क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ निकिता, आप कुछ बोल रहे हो क्या? किसी को और कुछ डाउट है अभी तक? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके।
those bracket are used to set limits। हाँ, लिमिट्स लिमिट सेट करने के लिए बोल सकते हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम के शुरुआत में लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी प्रोग्राम की शुरुआत में लिखा stdio.h, किसी प्रोग्राम की शुरुआत में लिख दिया, तो stdio.h का जो स्कोप है सिर्फ उसी प्रोग्राम तक सीमित रहेगा, सिर्फ वो उसी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। यदि आप किसी प्रोग्राम की शुरुआत में लिख रहे हैं तो उसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय डीलिमिटर? देखो, डीलिमिटर का भी मतलब वही है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, हाँ बताऊंगा प्रोग्राम क्या है, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने दो। ठीक है, देखो डीलिमिटर मतलब stdio.h का जो लिमिट है सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड तक ही सीमित है। stdio यहां तक सीमित है। ठीक है, और ये यहां तक सीमित होने के साथ साथ ये इस प्रोग्राम के लिए भी यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डीलिमिटर। क्लियर है? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, एक बार मैं डॉट एच को एक्सप्लेन कर लूं और कोनियो डॉट एच को थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम क्या है वो भी बताऊंगा। ओके, ठीक है, ओके कहा सभी ने। ठीक है, ये आज फर्स्ट डे है, डेमो क्लास है ना। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको भी विजिबल हो, अच्छे से आपको भी विजिबल हो, और हम और बेटर और इंटरेक्टिव ढंग से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक और आ रहा है डॉट एच। ठीक है, ये डॉट है ना, इसको करेक्ट कर लेना, इसको अच्छे से लिखना, ये डॉट एच है। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। ये ए है, HEADER, हेडर फाइल। अब हेडर फाइल का मतलब होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का कलेक्शन। हेडर फाइल में सिर्फ एक सिंगल फाइल नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन होता है जो कि इनपुट और आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोनियो, अब हम बात करते हैं कोनियो के बारे में। कोनियो का मतलब है कंसोल, कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब ये कोनियो यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है ताकि जो भी आप इनपुट देंगे या जो भी आउटपुट देंगे उसको एक कंसोल विंडो में हम इजीली शो करा सकें, इसलिए इस्तेमाल होगा कोनियो डॉट एच का। भले ही हमने यहाँ पर दो हेडर फाइल्स लिखे हैं, लेकिन यदि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स को देखें, आप ऑनलाइन बहुत सारे कोडिंग यदि आप सर्च करेंगे तो आपको शायद ये लिखा मिलेगा कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ stdio.h का भी इस्तेमाल हुआ है, और सिर्फ stdio.h की मदद से भी बनाया जा सकता है प्रोग्राम। क्लियर है सभी को? प्लीज गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, डॉट एच का मतलब अगेन वही है, हेडर फाइल। ये आफ्टर 12 लेफ्ट
ये आफ्टर 12 कौन है, कोई बता सकता है? हाँ तुषार, मैं ये पूछ रहा था, ये अभी आफ्टर 12 नाम का कोई लेफ्ट दिखा रहा था, कोई यूजर, कोई स्टूडेंट आफ्टर 12, वो कौन है? आप लोगों में से कोई जानता है? नहीं सर। अच्छा, सलील रोज तिर्की है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाट इज प्रोग्राम। देखिए, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा फाइल जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाता है प्रोग्राम। क्लियर हुआ सभी को? और एक प्रोग्राम की मदद से हम किसी भी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को ऑटोमेटेड तरीके से कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। और किसी ने अभी एक डिस्क्राइब वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से पोस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन से जल्दी गायब हो जा रहा है। किसी ने अभी डिस्क्राइब करके कुछ क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, धनेंद्र ने पूछा था, हाँ बोलो, हाँ बोलो धर्मेंद्र। अच्छा, डिस्क्राइब अबाउट कंसोल विंडो, ठीक है ठीक है, ओके ओके, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके। अब कंसोल विंडो क्या होता है? सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो ये प्रोग्राम हमने लिख तो दिया है, लेकिन जब तक आप इसे किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं लिखोगे, जब तक आप इसे किसी की भी सॉफ्टवेयर पे नहीं लिखोगे या किसी भी कंपाइलर पे नहीं लिखोगे, तब तक ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोग्राम को हमको किसको लिखना पड़ेगा? प्रोग्राम को हमें लिखना पड़ेगा कंपाइलर पे या फिर एडिटर पे। कंपाइलर पे लिखना पड़ेगा या एडिटर पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करोगे? आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या फिर रन करोगे, है ना? कंपाइल करोगे या रन करोगे, आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तुषार बताएंगे कौन सा कंपाइलर आपको यूज करना है, सब बताएंगे। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, ये डेमो क्लास है, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक प्रोग्राम को जब भी हमें लिखना होता है तो हम उसे कंपाइलर पे लिखते हैं, उसे लिखने के बाद कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है? तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल या रन करेंगे, जब भी आप प्रोग्राम को या तो कंपाइल करेंगे या तो
रन करेंगे। तो ऐसा करने के बाद एक विंडो, सेपरेट विंडो ओपन होगा। ठीक है, सेपरेट विंडो इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, जिसपे प्रोग्राम का टाइटल हो सकता है, प्रोग्राम का टाइटल जरूर हो सकता है। सपोज हमारा प्रोग्राम था, प्रोग्राम का टाइटल था ऐड। ठीक है, तो जब भी आप इसको कंपाइल या रन करोगे तो उसमें आएगा ऐड डॉट exe, ऐसा नाम आ सकता है यदि आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है और उसको ऐड डॉट सी इससे सेव किया है तब। तो इस विंडो में आप क्या करेंगे, इसी विंडो में इनपुट आप दे सकते हैं और इसी विंडो में आप आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी विंडो जो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद या किसी भी प्रोग्राम को बिल्डअप करने के बाद डिस्प्ले होता है, जिसमें आप इनपुट और आउटपुट दोनों आप एंटर कर सकते हैं, वो कहलाता है कंसोल विंडो। वो कहलाता है आपका कंसोल विंडो। जनरली कंपाइलर्स में जो भी कंसोल विंडो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसी कंसोल विंडो को कहीं कहीं टर्म्स पे हम आउटपुट विंडो भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कंसोल विंडो क्लियर हुआ सभी को? हाँ, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, यहाँ 241 हो चुका है। हमारा जो 1 घंटे का सेशन था उसमें से सिर्फ 18 to 19 मिनट्स ही बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 18 to 19 मिनट्स बचे हुए हैं। इसके बाद अप्रॉक्स कुछ टाइम के बाद मेरा दूसरे ब्रांचेस में भी क्लास है। ठीक है, तो जो डेमो क्लास है ना, इस डेमो क्लास में हमने आपको एक छोटा सा डेमो बताया है ना। यहाँ पे हम आपको फिलहाल किससे पढ़ा रहे थे, यहाँ पे फिलहाल अभी हम आपको व्हाइट बोर्ड से एक स्टडी डेमो दे रहे थे। ठीक है, अच्छा देखिए, जो अभी हमने आपको 2 लाइन का जो प्रोग्राम बताया था ना, जिसमें हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h हुआ, conio.h हमने लिखा था, उसे एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, आफ्टर टू हेडर फाइल्स। ठीक है, ये जो 2 हेडर फाइल्स लिखे थे हमने, उसके बाद हम लिख रहे हैं एक छोटा सा मेन फंक्शन। हम छोटा सा लिख रहे हैं मेन फंक्शन। अब ये जो मेन फंक्शन हम लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? मेन फंक्शन जब भी हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो हमारे कंपाइलर को ये पता चलता है कि हमारा सी का जो एक्चुअल प्रोग्राम है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन लिखने से ये पता चलता है। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस मेन फंक्शन के बाद हम एक करली ब्रेसेस यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस। ये जो ब्रेसेस अभी हमने लिखा यहां पर, इसे हम कहते हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब मान लीजिए इस ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ GEC। ठीक है, हाँ, अभी आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे मेन फंक्शन वाला? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, स्क्रीन से गायब हो गया क्वेश्चन। अभी क्या क्वेश्चन पूछे मेन फंक्शन वाला, उसको रिपीट कर दो। अभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा ना? अच्छा, मेन फंक्शन का कुछ एग्जांपल। अच्छा, मेन फंक्शन का एग्जांपल देखिए, अभी जनरली जब भी हम मेन फंक्शन लिखेंगे वो तो इसी तरीके से लिखेंगे,
और भी इसके यदि आप अदर एग्जांपल पे देखें तो और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हो सकता है इंट मेन फंक्शन भी हो सकता है ना। और कौन सा हो सकता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है, वो हो सकता है void मेन फंक्शन। void मेन फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कौन कौन सा एग्जांपल है। अभी शायद तुषार या हिमांशु किसी ने क्वेश्चन पूछा था एग्जांपल्स ऑफ मेन फंक्शन, तो इस और भी बहुत सारे होते हैं, बेसिकली ये 2-3 ही यूज होते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, जो अभी हमने लिखा ना मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग, मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हमने लिखा printf gc ऐसा लिखा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे कुछ इसी तरीके से। देखो मेन फंक्शन के आगे हैश लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेन फंक्शन के बाद ऐसा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मेन फंक्शन के आगे हैश नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन इज नॉट अ हेडर फाइल, मेन फंक्शन आपका कोई हेडर फाइल नहीं है। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम बताया है, इसे आप जरूर रन करके देखेंगे। ठीक है, आप कौन से कंपाइलर पे रन करेंगे मैं आपको नाम बता रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है, यदि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है मान लीजिए, तो आप यूज कर सकते हैं देवसी प्लस प्लस कंपाइलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं CPP ड्रॉइड, तो आप यूज कर सकते हैं CPP ड्रॉइड। समझ में आया सभी को। ठीक है, देखिए ये अभी आपको एक्चुअल प्रोग्राम नहीं बताया गया एकदम, है ना, हो सकता है इस प्रोग्राम में कुछ एरर भी आ सकता है ना, इस प्रोग्राम में हो सकता है कि कुछ पॉसिबल एरर भी आ सकता है ना। ठीक है, तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, है ना, जो हमने आज का आपको एक छोटा सैंपल प्रोग्राम बताया, क्यों बताया, ताकि आप थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को। ठीक है।